गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डीपीएस अंडर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर्स, जैसा कि हम लोगों ने लगभग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सभी चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो जो चैप्टर बचा हुआ है उसमें से मेरा बचा हुआ था क्वालिटी टूल्स। बताए थे कल भी कि क्वालिटी टूल्स बचा हुआ है ये चैप्टर, और दूसरा प्रोडक्टिविटी और तीसरा चैप्टर जो बचा हुआ था वो इंग्लिश लिटरेसी, ठीक है। तो आज क्वालिटी टूल्स और प्रोडक्टिविटी को लास्ट कर देंगे, बाकी बचेगा इंग्लिश लिटरेसी। तो इंग्लिश लिटरेसी का बोलिएगा तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में पीडीएफ डाल देंगे, या तो बोलिएगा तो इसको भी समझा देंगे, क्योंकि इंग्लिश लिटरेसी में क्या इंग्लिश के बारे में जानना है, थोड़ा सा ग्रामर के बारे में जानना है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो ईएस ख़त्म हो जाने के बाद हमारा जो 50 नंबर जो था टारगेट, 25 क्वेश्चन का 50 नंबर का टारगेट वह कंप्लीट हो जाएगा। जो जो लड़का कंप्लीट क्लास देखा है वह ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा, क्योंकि इसके साथ साथ, इस क्लास के साथ साथ जो भारत स्किल पीडीएफ नया पीडीएफ जारी किया है उसको भी हम क्या कर दिए, कैसे लेना है, कैसे प्राप्त करना है, उसका भी हम क्या कर दिए, एक वीडियो बना दिए हैं। और जिसको उतना भी नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट जाना है और हमको पीडीएफ प्राप्त हो जाए ऐसा करना है, तो उसके लिए सिर्फ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका नाम है डीपीएस हंट, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम का। तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ के इसको ले सकते हैं, सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करने से पहले कल के लिए मैं ये भी सूचना दे देना चाहता हूँ कि कल से फीटर थ्योरी जो कि आपका 78 नंबर के पूछेगा, वह अभी क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लगभग लास्ट होने वाला है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल का भी लाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का थ्योरी जो होगा, ठीक है, उसका भी वीडियो हम क्या करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहला जो प्रायोरिटी मेरा रहेगा फीटर का थ्योरी पढ़ाने का रहेगा, उसके बाद अगर समय मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल का थ्योरी भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सूचना हो गया। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना, तुम लोग अच्छा से पढ़ना, ये बार बार मत बोलना कि सर इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, हिंदी में इंग्लिश में नहीं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इंग्लिश में आ जाए। तो बस एक क्वेश्चन को समझो, हिंदी में आए इंग्लिश में आए दोनों में आएगा तो बना ही दोगे अगर समझे रहोगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर बाय एंटरिंग। जब एटीएम को ऑथेंटिकेट करते हो, जब शुरुआत में हम कहीं भी एटीएम बैंक हम प्रोवाइड हमारा कराता है एटीएम, तो एटीएम में जाते हैं ना तो क्या मांगता है, कैश मांगता है, नहीं मांगता है, आईएफएससी कोड मांगता है, नहीं मांगता है, क्या मांगता है, पिन मांगता है। जो भी एटीएम जिस लोगों के पास है, तो जब शुरू में मिलता है ना तो इसका क्या बनाना पड़ता है, पिन को जनरेट करना पड़ता है उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये लड़का है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिन इज़ द राइट आंसर। इसे दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो ये हमारा एटीएम का फुल फॉर्म हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सीधा राइट आंसर होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, एटीएम का एक्सपेंशन क्या होता है। देखो फिर वही चीज़ पूछ दिया ना, वही क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसको एक्सपेंड करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या आएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कहाँ पे है ऑप्शन में, देखो ऑटोमोटेड टेलर मशीन है ना, बी में है ना, ऑटोमोटेड है या ऑटोमेटिक है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। असंक्रोनस होगा, नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, टाइम मशीन नहीं होगा, टाइम मशीन नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन में इसी टाइम दिया है और ये असंक्रोनस दिया है, तो ये भी गलत होगा। कुल मिलाकर के बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो कह रहा है, लॉ प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, जब कोई भी कंपनी में जब हम जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो क्या होता है वहाँ कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरर एक दायरा से, एक लिमिट से कम हो, जितना टारगेट है उससे कम होता है, तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन कम हुआ। तो प्रोडक्शन जब कम होता है तो उसे कहते हैं लॉ प्रोडक्टिविटी वाला। तो जब लॉ प्रोडक्टिविटी रहेगा तो उससे क्या क्या हमारा कारण हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा इनकम। देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, तो जॉब वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा नहीं, होगा क्या, हमारा प्रोडक्शन से होगा। तो जब हमारा प्रोडक्टिविटी घटेगा
तो देश का जीडीपी भी घटेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी से ही हमारा देश का जीडीपी लिंक किया हुआ है। जितना भी हमारे देश में उत्पाद बनता है, क्रिएट होता है सर्विस द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो पैसा क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं देश का जीडीपी। तो अगर मेरा प्रोडक्टिविटी अगर घटा तो जीडीपी भी घट गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा इनकम। तो जीडीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यही सही आंसर होगा। क्योंकि इंक्रीज कब होगा, जब प्रोडक्टिविटी बोलता है कि इंक्रीज हो रहा है, तब जीडीपी जो होता है यह इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज का दे रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो प्रोडक्शन क्या होता है, देखो बाबू, प्रोडक्शन मतलब होता है इनपुट बटा आउटपुट। किसी भी चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ उसमें इनपुट देते हैं, उसके बाद इनपुट देने के बाद वो प्रोसेस करता है कोई मशीन, प्रोसेस करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है ना, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट और इनपुट का अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कह देते हैं। जितना हम इनपुट दिए उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा वेटेज निकलना चाहिए आउटपुट का, तभी हमारा फैक्ट्री जो है प्रॉफिट में है, नहीं तो लॉस में कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट बटा इनपुट किस में आ रहा है, ए में ही होगा, तो एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी बी तो इसका उल्टा है, होगा नहीं। देखो दूसरा क्या है, आउटपुट बटा स्किल वर्कमैनशिप। तो स्किल वर्कमैनशिप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह क्या एक प्रकार का इनपुट है। तो स्किल वर्कमैनशिप के अलावा भी रॉ मटेरियल रहता है ना, रॉ मटेरियल आपका लगेगा और भी आपका खर्चा लगेगा। तो ये सभी मिल करके क्या बनाता है, इनपुट बनाता है। लेकिन ये एक प्रकार का सिर्फ एक ही इनपुट है, स्किल वर्कमैनशिप एक इनपुट है, और सभी मिला करके इस प्रकार को मिला करके ही इनपुट बनता है। तो इसीलिए डायरेक्टली इनपुट होगा, इनपुट के अंतर ये आता है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा क्या होता, ये सी आंसर होता। लेकिन ये करेक्ट आंसर मेरा दिया हुआ है, तो डी आपका, सी आपका नहीं होगा, ना तो डी होगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर देखो वही है, प्रोडक्टिविटी इज द डिफाइंड, उत्पाद का रेशियो क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो सेम क्वेश्चन है ना, बस प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एक थोड़ा सा लफ्ज चेंज कर दिया। जिसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम। फिर देखो एटीएम का एक्सपेंशन फिर से पूछ दिया वही क्वेश्चन। तो आपका फुल फॉर्म बता चुके हैं हम कि फुल फॉर्म इसका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो कहाँ पे है, ऑटोमेटेड ट्यून मशीन नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंक्रोनस वाला तो देखना ही नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। देखो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, मेरा जो कस्टमर रहता है, जो क्लाइंट रहता है, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या ये जेन्युइन कस्टमर है कि नहीं, ये ऑथेंटिक कस्टमर है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसे हम कहते हैं KYC। KYC में हम क्या करते हैं, हम उसका आधार कार्ड चेक करते हैं, पैन कार्ड चेक करते हैं, उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चेक करते हैं, ताकि उसका फ़ोटो वगैरह लेते हैं, ताकि इन सब चीज़ों से हमको पता चल सके कि नहीं ये रियल कस्टमर है, इसका डॉक्यूमेंट क्या है, वैलिड है। तो इसमें होता है के का फुल फॉर्म नो, बाय का योर, सी का कस्टमर। तो नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है, कोई भी बिजनेस में वेरीफाई करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है क्लाइंट को, उसे हम KYC कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी देखो GDP का आया, तो GDP का के बारे में आएगा, क्या कहते हैं तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके तो गला फाड़ फाड़ के बताया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, और इसका ज़्यादा कोई यूज है नहीं। तो कुल मिलाकर क्या हो गया आपका, ए इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। देखो बाबू आजकल ना इंडस्ट्री में क्या कर दिया गया है, ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जिस जगहों पे क्या होता था, मानव को काम करने में परेशानी होता था, वहाँ पे मशीन को ला दिया गया है। तो उससे पहला चीज़ तो जो परेशानी हो रहा था मानव को काम करने में, वह दूर हो गया। दूसरा, जब मशीन काम कर रहा है तो उससे कई गुना अधिक काम करेगा, वो कम पैसों में काम करेगा, उसका क्या होगा, खर्चा कम होगा। दूसरा चीज़, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जैसे
बहुत बहुत ठंडा जगहों में काम करना होता था, तो वहाँ ह्यूमन को दिक्कत होता था। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, वो आराम से कोई भी मशीन कर लेगा, कोई भी रोबोट कर लेगा। जहाँ पे तो इन तरह की चीज़ों में ऑटोमेशन का क्या हुआ, एडवांटेज हुआ। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन हम देखते हैं रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। हाँ देखिए, ऑपरेशन टाइम जितना भी कोई भी व्यक्ति अगर उस काम को कर रहा था ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम ले रहा था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन उसी चीज़ को अगर कोई भी मानव नहीं करके अगर कोई मशीन करेगा तो कम समय में करेगा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये एडवांटेज होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, हाई इनिशियल कॉस्ट। तो जब कोई भी मशीन लगाएंगे ना, तो मशीन करोड़ों का आता है, लाखों का आता है। तो हाई इनिशियल कॉस्ट क्या है, इसका एडवांटेज नहीं, इसका डिसएडवांटेज है। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसका डिसएडवांटेज गिना जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है एडवांटेज। अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट, अचानक कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसमें जो खर्चा आएगा इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इसका नहीं, ये भी डिसएडवांटेज आएगा। तीसरा डी में है सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होगा, इसमें सुरक्षा खतरा जो क्रिएट होगा, वह भी हमारा क्या होगा, डिसएडवांटेज कहलाएगा, एडवांटेज कभी भी नहीं कहलाएगा। तो कुल मिलाकर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्लस पॉइंट आपका होगा कि ऑटोमेशन करने से हमारा क्या होगा, टाइम। चलते हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम हमारा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपुल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपुल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट। यहाँ पे आपका देखिए क्या है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया है कि मेरा देश में 125 मिलियन, 125 मिलियन मतलब कितना होगा, 101 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। इसको गुना करके आप लोग देख लेना। 125 मिलियन क्या है, व्यक्ति है। उसमें से 100 मिलियन जो है ना, 100 मिलियन के पास क्या है, रोजगार है, एम्प्लॉय है, ठीक है। और 25 मिलियन क्या है, बेरोजगार है, बेरोजगार है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो हम अगर जो भी परसेंटेज पढ़ा है तो आराम से निकाल देगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कितना परसेंट क्या है, अनएम्प्लॉय है, मतलब जो कि नौकरी नहीं कर रहा है। देखो तो टोटल 125 है, तो उसको नीचे में रखेंगे, ठीक है। और अनएम्प्लॉय कितना 125 में से 25, तो 25 में से सॉरी रोजगार कितना को मिला है, 100 को मिला है ना। एक मिनट देखो, तो 125 टोटल व्यक्ति है, ठीक है। और उसमें से 25 को क्या मिला, नहीं मिला है तो उसी को निकालना है। और गुना 100 से करते हैं, तो करो 25 पचे 25 से, अब 20 पचे 100, यानी कि 20% जो होगा वो क्या होगा, व्यक्ति अनएम्प्लॉय होगा, ठीक है, बेरोजगार होगा। तो ये बेरोजगारी दर बोल रहा था निकालने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20%। तो ऑप्शन में तुम लोग देखो, ऑप्शन में 20% कहाँ है, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो बी इज द राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेज एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो वेजेज मतलब होता है वेतन, क्या होता है, वेतन। कोई भी व्यक्ति अगर 1 महीना काम करता है तो वहाँ कंपनी से जो सैलरी मिलता है उसे हम वेतन के नाम से जानते हैं, वेजेज के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है इस वेतन को कौन डिटरमाइन करता है, कैपिटल मार्केट, पूंजी मार्केट से इसका वेतन रोजगार व्यक्ति का, एम्प्लॉय का डिसाइड होता है, नहीं, लेबर मार्केट से होता है। कहाँ, क्योंकि ये सब क्या है, एम्प्लॉय है, ठीक है। जिसको वेतन देना है सब कर्मचारी है, तो कर्मचारी का एक यूनियन होता है, लेबर का एक यूनियन होता है जिसे लेबर यूनियन कहते हैं। और उसका जो मार्केट रहेगा जहाँ पे लेबर को क्या किया जाता है, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लेबर काम करता है वो कहीं भी एक चौक पे खड़ा हो जाएगा। तो उस चौक पे खड़ा होगा, वहाँ से सब बोली लगाएगा, हम चलो इसको लेके जाते हैं 400 देंगे, उसको लेके जाते हैं 500, ऐसा दिन प्रतिदिन होता है। तो उस जब लेबर का समूह सुबह जहाँ पे खड़ा होता है काम करने के लिए, तो उस मार्केट को कहा देते हैं हम लेबर मार्केट। तो इसका जो लेबर का रेट डिसाइड होता है, कहाँ से डिसाइड होता है, लेबर मार्केट से। मनी मार्केट से नहीं होगा, गुड्स मार्केट से भी नहीं होगा, कैपिटल मार्केट से भी नहीं होगा, किससे होगा, लेबर मार्केट से। तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसे भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन। कह रहा है कौन सा चीज़ मेजर करता है हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री, मेरा कंट्री क्या विकास कर रहा है कि नहीं, मेरा कंट्री का ग्रोथ कितना है, ग्रोथ है भी या नहीं है। तो किस चीज़ से हम डिफाइन करते हैं, केवाईसी से। तो केवाईसी के बारे में भी पढ़े ना कि इसका मतलब सिर्फ यही होता है किसी चीज़ का वेरिफिकेशन करना, कोई भी क्लाइंट में रहा है तो उसका वेरीफाई केवाईसी के द्वारा करते हैं। दूसरा जीडीपी, हाँ जीडीपी के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी देश का
पर कैपिटा इनकम डिसाइड करते हैं या तो उसका ग्रोथ डिसाइड करता है। अगर किसी का जीडीपी बढ़ रहा है तो हम कहेंगे वो कंट्री क्या कर रहा है, ग्रोथ में है, ग्रोथ कर रहा है, और घट रहा है तो वो ग्रोथ विकास नहीं कर रहा है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर तो मिल गया जी बी, जीडीपी दर है। बाकी डी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो या तो हम पिछले क्वेश्चन में बता ही चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीडीपी। जीडीपी के अलावा भी होता है आपका जीएनपी होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये सब के बारे में फुल फॉर्म भी आप लोग को जान लेना उचित होगा। और बाकी सब ये सब डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस जानकारी जितना चाहिए उतना ही पढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्योर रिस्क के अंतर्गत नहीं रखते हैं। प्रॉपर्टी रिस्क तो प्योर रिस्क है ही नहीं। दूसरा टेक्नोलॉजी रिस्क, हाँ देखो टेक्नोलॉजी जो भी हम मान लो ला रहे हैं, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी क्या होगा, अंटरप्रन्योर लाएगा। कोई भी उद्यमी व्यक्ति नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है तो उसमें पूरा रिस्क रहता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारा पूरा काम नहीं करेगा तो पूरा क्रैश कर जाएगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो 100% रिस्क माना जाता है टेक्नोलॉजी रिस्क को, क्योंकि ज़मीन है तो ज़मीन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो रिस्क का क्या चीज़ है, आज नहीं तो कल भी मेरे पास रहेगा। लायबिलिटी भी तो हमेशा रहेगा, पर्सनल रिस्क तो हमेशा रहता ही है। तो मेन रूप से जो प्योर रिस्क माना जाता है टेक्नोलॉजी रिस्क को माना जाता है, किसमें, इंडस्ट्री में, या ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। अब इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, देखो अगर कहीं पे तुम काम कर रहे हो ना, मान लो दिहाड़ी कर रहे हो, डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक तुमको टारगेट दिया जाएगा कि अगर इस लेवल से तुम ज़्यादा प्रोडक्ट को, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कहाँ हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तुम काम कर रहे हो, तो वहाँ पे तुमको टारगेट दिया जाएगा। मान लो तुम डेली 80 पीस कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर 80 से मान लो जैसे ज़्यादा जाओगे ना, 80 से 100 कर दियो, 20 प्लस कर दियो, तुमको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। एक्स्ट्रा पर प्रोडक्ट मान लो 20 को दिया तो एक पे देगा 5 रुपये, तो 100 रुपये तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरह से इंसेंटिव देगा, ठीक है। तो उन चीज़ों से हमारा क्या होता है, हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हम कोई भी कंपनी का प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इम्प्रूव क्वालिटी, हाँ अगर इंसेंटिव हमको मिलेगा तो अच्छा से काम करेंगे और क्वालिटी पे भी ध्यान देंगे कि हाँ ये अच्छा काम करने से यहाँ पे क्या अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा मान्यता मिलता है, अच्छा वैल्यू मिलता है, तो क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्योंकि जब हम अच्छा से काम करेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो प्रोडक्शन रेट कम होगा ना, जब प्रोडक्शन कॉस्ट होगा जाहिर सी बात है कम होगा। तो ये गलत होगा आपका आंसर, ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता। हाई आउटपुट, हाँ आउटपुट तो हाई होगा ही, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आउटपुट हाई होगा। रिड्यूस वेस्ट, जब मेरा क्वालिटी को अच्छा बेहतर बनाएगा तो वेस्ट भी कम होगा, तो वेस्ट भी हमारा क्या होता है, कम होता है जब इंसेंटिव देते हैं। तो ये सब जो हमारा होता है, एक एम्प्लॉय को इंसेंटिव देने का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये है सोच कर ही उसको इंसेंटिव देते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा हो, हमेशा सोचेंगे कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। जब हम केवाईसी करते हैं ना तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता है, तो आधार कार्ड भी देखो वैलिड माना जाता है, राशन कार्ड भी वैलिड माना जाता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट को कभी भी केवाईसी के लिए वैलिड नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, इसमें कुछ दिमाग लड़ाना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ। कौन सा स्टेज को कहते हैं हम पूरा ज़्यादा विकास हो रहा है हमारा। जो देखो कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, हमारा धीरे धीरे विकास करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ हमको दिखेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे एकदम जैसे का तैसे, जैसे थोड़ा बहुत मार्जिन आएगा, वो बिजनेस स्टेबल हो जाएगा और मार्जिन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस फेज को क्या कहते हैं, जब हमारा कोई भी बिजनेस विकास के फेज में है, विकासशील है, तो उसका क्या होगा, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और पूरा मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा मार्केट में, तो प्रॉफिट एक लिमिट दायरे में होगा। तो कहाँ पे ज़्यादा हमारा विकास हो रहा है, रैपिड रेवेन्यू कहाँ आ रहा है, ग्रोथ के फेज में। तो ग्रोथ का फेज मेरा क्या है, पहले है तो आंसर हो जाएगा मैच्योरिटी फेज। देखो जब लास्ट फेज होता है ना, जब मेरा बिजनेस एकदम पीक पर है, एकदम लास्ट में पूरा
जो है मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया अब, तो उसके बाद हम जब मार्केट में जम गए तो कम मार्जिन पे काम करने लगते हैं, हमारा जो है भरोसा जम जाता है, प्रोडक्ट खरीदने लगता है। तो 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा 20 जैसा भी जितना भी मार्जिन हो उस पर काम करते हैं, उसे कहते हैं मेरा बिजनेस जो है मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच गया। डिसलाइन स्टेज तो जब हमारा जो है फैक्ट्री नहीं चलेगा, विकास रुक जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब कहते हैं डिसलाइन मेरा स्टेज है। मान लो मैच्योरिटी फेज से सीधे नीचे की ओर चलने लगे तो क्या हो, डिसलाइन स्टेज में आ गए, यहाँ तक एक्सेप्ट कर सकते। तो मेरा मार्केट में स्टेबल हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उसका ग्रोथ कम होगा, मेरा प्रॉफिट कम होते गया, फिर लॉस में चलते जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज तो बिजनेस का शुरुआती फेज होता है, तो हमारा जो ज़्यादा विकास होता है हमारा ग्रोथ फेज में होता है, ज़्यादा इनकम ग्रोथ फेज में होता है। तो आंसर आपका ऐसे ही मिल गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन PDCA साइकिल P स्टैंड्स फॉर। देखो PDCA साइकिल ना कोई भी चीज़ों को करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी कामों को करते हैं तो उसका एक स्टेप होता है, उस स्टेप में करते हैं। तो स्टेप क्या होता है, PDCA का स्टेप होता है। PDCA क्या है, एक नियम होता है, पहले किसी चीज़ को करने से पहले प्लान करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लान, डू, चेक, एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। 4 स्टेप में कोई भी काम को कंप्लीट करते हैं। पहले प्लान करते हैं, फिर उसको करते हैं उस काम को, फिर उस काम को चेक करते हैं कि क्या मेरा इस काम को सही किए या गलत किए। उसके बाद जब यहाँ से जजमेंट हम कर लेते हैं कि काम सही है या गलत, उसके बाद इस चीज़ को एक्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं या लागू करते हैं उसको चौथा फेज में। इसमें क्या पूछ रहा है, पी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पी का क्या होगा, प्लान। तो प्लान तो बी में है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। बाकी डी का पूछे, सी का पूछे, ए का पूछे या पूरा का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा इसके तो, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे क्या आ रहा है, द PDCA मीन्स। अभी ना बताएं PDCA मीन्स क्या होता है। पहला होता है प्लान, दूसरा डू, P फॉर प्लान, दूसरा डू, तीसरा चेक, चौथा एक्ट। तो प्लान, डू, चेक, एक्ट ऑप्शन नंबर बी में है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ QMS। देखो QMS क्या होता है, ये सब क्वालिटी से रिलेटेड है। जब हम किसी भी चीज़ का क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो क्या है, अगर उसमें क्वालिटी कुछ नहीं रहेगा, कुछ बेहतर नहीं रहेगा, तो हमारा क्या होगा, मार्केट में पकड़ नहीं बनेगा। देखो आजकल इतना कंपटीशन है, तुम कोई भी फ़ैन लेने जाओ तो बहुत सारे कंपनियों को मिल जाता है। तो इसीलिए हम अपने मार्केट में बढ़त बनाए रखने के लिए हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो उसका एक रूल होता है, तो उसमें QMS रूल को अपनाते हैं। तो QMS क्या होता है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए जिस रूल का यूज होता है उससे हम कहते हैं QMS, जिसका एक्सपेंशन होता है Q फॉर क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस में आ गया, डी में आ गया। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी देखो आपका क्या क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा आपका क्या क्या फुल फॉर्म होता है। TPM का यूज होता है क्वालिटी में, किसी भी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। TPM होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। TQM होगा, TQM का होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। SG होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, इसी को हम कहते हैं क्वालिटी सर्किल। जो हमारा क्वालिटी को देखता है ना, जो व्यक्ति, जो बंदा, जो ग्रुप क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को हमेशा चेक करते रहता है, तो उस ग्रुप को कहते हैं SGA ग्रुप का है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का है। इसे हम क्वालिटी सर्किल भी कह देते हैं, क्योंकि हमारे जो होगा कंपनी, उसमें बहुत सारे स्टाफ होंगे ना, तो बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे एम्प्लॉय में कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो कि क्वालिटी पे ही ध्यान देंगे, सिर्फ उसका क्वालिटी देखेंगे, तो उसका मात्रा कम होता है। जैसे 100 एम्प्लॉय है तो उसमें 2 या 3 एम्प्लॉय क्वालिटी पे ध्यान देगा, तो उस एम्प्लॉय के ग्रुप को हम कहते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी आप लोग को याद रखना है, जिसका आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड्स। तो देखो ISO स्टैंडर्ड्स क्या होता है ना बाबू, कि किसी भी, जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, मान लो ये इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो इंडस्ट्री तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट, फैन हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, कुछ भी चीज़ हो, तो एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारा कंपनी बनाती है और कस्टमर को बेचती है, और सभी कंपनी बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा। तो कस्टमर किसका प्रोडक्ट खरीदे, कैसे पता चले कि नहीं ये बेस्ट है, ये बेस्ट है।
तो उसी को पता करने के लिए, उसके क्वालिटी को पता करने के लिए, ताकि ये झूठ नहीं बोले, क्योंकि जो बनाएगा वो अभी अपना प्रोडक्ट को कभी ख़राब नहीं बोलेगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या कि एक थर्ड पार्टी बनाया गया जिससे कहा गया आईएसओ। ये थर्ड पार्टी क्या करता है, उसके कंपनी के में जा करके एक स्टैंडर्ड सेट करता है और उस स्टैंडर्ड को चेक करता है कंपनी में क्या इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, इस स्टैंडर्ड को क्या बरकरार कर रहा है सभी प्रोडक्ट में। इस स्टैंडर्ड को अगर ये फॉलो कर रहा है इस स्टैंडर्ड को, तो मतलब ये इस लेवल का प्रोडक्ट है, ये हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसका जजमेंट कौन करता है, ये थर्ड पार्टी जिसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं, जो कि इंटरनेशनली वर्क करता है। और उसके बाद ये इसमें एक ठप्पा लगाता है कि ये 9001 द्वारा सर्टिफाइड है, 9002 द्वारा सर्टिफाइड है। इसका एक मोहर लगा देता है, तब ये कस्टमर पता चला लेता है कि नहीं ये आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है, मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से क्या है, मीडिएटर का काम करता है। तो आईएसओ का काम क्या है, मीडिएटर का काम करना और क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए एक संस्था के रूप में वर्क करना। तो इसमें से कौन सा संस्था है जो कि नहीं है, आईएसओ का सर्टिफाइड नहीं है? तो देखो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन 10 जो है ना ये संस्था नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये नहीं है। देखो आईएसओ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए हैं, इसको पढ़ना है पढ़ लेना। आईएसओ 9000 का सीरीज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली है जो यह निर्धारित करती है कि कैसे किसी संगठन की स्थापना तथा प्रभावी गुणवत्ता प्रणाली को स्थिर बनाए रखें, जो उसका क्वालिटी हो वह एकदम मेंटेन रहे। यह प्रणाली ग्राहकों को आश्वस्त करती है कि निर्मित होने वाले उत्पाद बिल्कुल उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप है। यह कस्टमर को बिल्कुल एश्योर कर देती है कि जो आप ले रहे हैं प्रोडक्ट वह बिल्कुल क्या है, आपके अनुरूप है, जो आप चाह रहे हैं वही इसमें दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन 9001 रजिस्ट्रेशन। देखो जब हम 9001 का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि नहीं हम इस लेवल का अपना गुणवत्ता को बरकरार रख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या स्टेप होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है। तो इसमें आपको याद रख लेना है कि जो भी स्टेप होता है शुरुआत से पहले, देखो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद मेरा लाइसेंस बनेगा, ऑडिट होगा तो फिर वेरीफाई करेगा मेरा लाइसेंस बन गया। उसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है ना, लास्ट स्टेप को हम कहते हैं सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। क्या कहते हैं, लास्ट ऑप्शन को हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जब हमको रजिस्ट्रेशन का लास्ट स्टेप में क्या करता है, वो ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद जो भी ये क्राइटेरिया चेक करना रहता है चेक कर लेता है, तब उसको सर्टिफाई कर देता है। तो लास्ट स्टेप हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज सेरी स्टैंड्स फॉर। देखो सेरी जो होता है ना, एक ये भी क्वालिटी चेकिंग टूल्स है। ये क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक रूल अपनाया गया जिसे हम 5S के नाम से जानते हैं। क्या होता है 5S, ये 5S टूल्स है ना, ये सब जैपनीज टूल्स है। 5S हो गया, पोकायोका हो गया, काइजन हो गया, ये सब किसी भी कंपनी के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सब रूल को अपनाया गया है। ठीक है, इसे हम 5S रूल के अंतर्गत रखते हैं। तो 5S रूल के अंतर्गत 5S को पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है सेरी, दूसरा आता है सेशन, तीसरा होता है सेसु, चौथा होता है सिकेट्सु। ठीक है, चौथा होता है सिट्सुके। तो इस प्रकार से 5 एस में जो हमारा पहला है सेरी, सेरी का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज़ों को ना, कंपनी में बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे तुम्हारा कटिंग टूल्स अलग रहेगा, मशीन अलग जगह पे रह सकता है, रॉ मटेरियल अलग जगह पे रखेगा। तो सभी चीज़ों में क्या करते हैं, पहला चीज़ क्या करते हैं, हम सोर्ट करते हैं। सेरी का मतलब होता है, ये जेपनीज टर्म सब है, सेरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब होता है सोर्ट करना। किसी भी चीज़ों को, जो भी हमको काम करना है, जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको क्या क्या ज़रूरत है, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको सोर्ट आउट कर लेते हैं। तो देखो हम इसको अच्छी से समझते हैं, इसका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए में हम क्या कहें, सोर्ट आउट कर लिए। अब इसको 5 स्टेप के हम बारे में बता देते हैं। देखो पहला सेरी, सेरी में हम क्या करते हैं, जो मशीन पे हमको चाहिए उसको सोर्ट करके रख लेते हैं कि हमको इन चीज़ों की आवश्यकता है, ये हमारा सेरी का मतलब होता है, सोर्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारा होता है सेशन, सेशन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, जिन चीज़ों को हम चूज किए वो एक ऑर्डर में रहना चाहिए। जैसे ये चीज़ को यहाँ रख दिए, कुछ चीज़ों को यहाँ रख दिए, जब हमको ज़रूरत हो तो वहाँ से हम उठाएं तो हमको मिले, वो एक ऐसा ऑर्डर में रहे। तो दूसरा एस का मतलब होता है सेशन, सेशन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। तीसरा होता है सीसो, सीसो का मतलब होता है उन काम को इस तरह से करे कि वो सिंपल हो, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, मेरे अनुकूल हो, एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं उन चीज़ों को। तो तीसरा स्टेप होता है उसको सिंप्लीफाई करना। चौथा होता है स्टैंडर्डाइज करना,
एक वैसा सिंपल स्टैंडर्ड बनाना जो कि सभी फॉलो करें, एक ऐसा स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन हो जिस स्टैंडर्ड को क्या करें, या जो स्टैंडर्ड हम बनाए हैं पहले शॉर्ट किए, फिर ऑर्डर सेट किए, उसके बाद इस ऑर्डर को सिंप्लीफाई किए, इस तीनों ऑर्डर क्या करें एक स्टैंडर्ड के रूप में बना दें, तो यह स्टैंडर्ड हमेशा के लिए चले। तो चौथा स्टेप में क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, मतलब ये चारों काम जो हमारा हो रहा है वो हमेशा चलते रहे। तो ये होता है पांचों का मतलब। तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इस स्लाइड में आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्वेश्चन का रहा है व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड बेस्ड। तो कोई भी चीज़ बेस्ड होता है ना, तो बेस्ड होता है तो उस चीज़ों को हम कहते हैं मूडा। मूडा मूडा मतलब होता है बेस्ड। जैसे कोई भी हेलीकॉप्टर ऊपर में उड़ रहा है या फ्लाइट के ऊपर में उड़ रहा है, तो उस समय जब कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, कुछ भी त्रुटि आता है, तो उस समय तुमको हेल्प हेल्प नहीं चिल्लाएगा। हम लोग हेल्प करते हैं ना, हेल्प नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मेडे। क्या बोलेगा, मेडे। मेडे मतलब हेल्प करो, हेल्प करो। कुछ भी उसमें दिक्कत आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रहा है, तो वो हेल्प के लिए मेडे मेडे चिल्लाएगा, मेडे मेडे। तब नीचे कंट्रोल रूम सुनेगा तो समझेगा उसको हेल्प की जरूरत है। उसी प्रकार से अगर कोई भी बेस्ट मटेरियल होता है तो उसका एक नया नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं मूडा। मूडा 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 मतलब जैसे बोले तो वो क्या है, बेस्ट के बारे में बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर। देखो क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जितने टूल्स की आवश्यकता होती है ना, उसे हम क्वालिटी टूल्स कहते हैं। तो इंडस्ट्री में मिनिमम जो होता है कितना टोटल क्वालिटी टूल्स रखा गया है, तो मिनिमम आपका ना 7 क्वालिटी टूल्स होता है, 7 गो स्टैंडर्ड होता है जिसको फॉलो करने के बाद हमारा क्वालिटी मेंटेन रहता है। तो कौन कौन रहता है देखो दिखाते हैं। पहला जो होता है हम स्केटर डायग्राम रखते हैं, स्केटर डायग्राम के यूज करके हम क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा होता है पेरेटो चार्ट, तीसरा कंट्रोल चार्ट, फ्लो चार्ट, काउजन इफेक्ट चार्ट, इसे हम कहते हैं फिशबोन चार्ट भी कहते हैं, हिस्टोग्राम, रन चार्ट। ये सब सातों चार्ट मिल करके हमारा क्वालिटी को मेंटेन करता है। सभी का काम अलग अलग है हर जगह, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर क्या होगा, लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए ना 7 चार्ट है ना, तो कौन कौन है चीज़ों को हम रखते हैं क्वालिटी, ये सब क्वालिटी टूल्स है, ठीक है। क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ये सब का यूज किया जाता है, ये सब चीज़ और ये सब डायग्राम का यूज किया जाता है। तो आप लोग देख लिए होंगे कौन कौन सा है। इस पर अगर अगर आगे कोई भी क्वेश्चन पूछे कंट्रोल चार्ट क्या है तो क्वालिटी टूल्स क्या है, पेरेटो चार्ट क्या है क्वालिटी टूल्स है, तो ये सब जो अगर पूछे तो आगे जरूर बता दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड है। देखो अभी बताया ना काउजन इफेक्ट चार्ट लिखा हुआ था, तो काउजन इफेक्ट चार्ट का दूसरा नाम होता है फिशबोन चार्ट। क्या होता है, फिशबोन चार्ट। क्यों, क्योंकि फिशबोन चार्ट होता है ना, इसका आकृति एक फिश के आकृति के अनुसार होता है। कैसा होता है, एक मछली जैसा वो चार्ट दिखता है, इसलिए हम इसको फिशबोन चार्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो फिशबोन चार्ट कैसा दिखता है, आपको हम दिखा भी देते। देखो या कितने लग रहा है, मछली जैसा लग रहा है ऐसे करके, है ना, ये दो इसका डायना है और ये पूरा फिश जैसा लग रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं, इस मशीन को, इस चार्ट को फिशबोन चार्ट या इसी का दूसरा नाम काउजन इफेक्ट चार्ट होता है। ठीक है, तो ये द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। तो 7 को जो क्वालिटी टूल्स बताए हैं, जैसे काउजन इफेक्ट हो गया, स्कैटर डायग्राम हो गया, पेरेटो चार्ट हो गया और हिस्टोग्राम हो गया, रन चार्ट हो गया, इस सब में हिस्टोग्राम का काम क्या है, तो हिस्टोग्राम का काम होता है इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज़ में क्या भी इंडिकेट करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो फ्लक्चुएशन होता है कामों में, उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट जो करता है, जो बताता है, उस चार्ट को हम कहते हैं हिस्टोग्राम चार्ट। देखो ना, जैसे हमारा कोई भी मशीन है, तो मशीन में बार बार ब्रेक डाउन आ रहा है, ठीक है, तो बार बार जब ब्रेक डाउन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका एक हिस्टोग्राम चार्ट बनाएंगे कि इस दिन कब ब्रेक डाउन आया, फिर अगला बार कब ब्रेक डाउन आया, फिर ज़्यादा बार किस दिन ब्रेक डाउन आया, फिर धीरे धीरे कम कब हुआ। तो इस तरह का जब चार्ट बनाएंगे ना, तो इस तरह का चार्ट बनाएंगे, देखो ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम हो गया, फिर घट गया। तो इससे एनालिसिस हम कर पाते हैं कि ब्रेक डाउन कैसे कैसे मेरे मशीन में कब ब्रेक डाउन हुआ, कब ज़्यादा आया, फिर क्या हम उसमें मेंटेनेंस कर दिए तो फिर उसका ब्रेक डाउन कम हो गया, कम करना पड़ा। 3 चीज़ों को दिखाने के लिए हम हिस्टोग्राम चार्ट यूज करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, ठीक है। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए बोलिएगा तो हम PDF पूरा ग्रुप में डाल देंगे, आराम से पढ़ते रहिएगा सभी चार्ट के बारे में। तो इसके अलावा जो जो चार्ट होता है उसके बारे में भी देखो दिखा देते हैं, कौन कौन चार्ट होता है। इसको हम कहते हैं पेरेटो चार्ट, इसका काम क्या होता है ये पढ़ लेना इसमें।
ये होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जिससे हम कॉज एंड इफेक्ट कोई भी चीज़ मटेरियल फ्लो हो रहा है तो फ्लो कैसे होता है, एक दूसरी जगह फ्लो का क्या चार्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये फ्लो चार्ट में दिखाते हैं। तीसरा हमारा है ये स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में देखो ना, इस तरह से हम दिखाते हैं, ठीक है। एक लाइन होता है, उसके इर्द गिर्द हम फ्लक्चुएशन को दिखाते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट में हम कंट्रोल करते हैं किसी भी क्वालिटी को। मान लो ये स्टैंडर्ड हम सेट किए हैं, तो इसके इर्द गिर्द एक लिमिट रखते हैं कि इस लिमिट के अंतर्गत हमारा है तब ठीक है क्वालिटी। अगर देखो ना, एक डैश डैश लाइन दे दी है, तो इस लाइन के अंतर्गत हमारा जा रहा है लाइन, तो हमारा कंट्रोल में है प्रोडक्ट। अगर इससे देखो ये बाहर चला गया तो क्या हुआ, ये हमारा गड़बड़ माना जाएगा, इसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए ये कंट्रोल चार्ट होता है। तो बाकी डिटेल में आप लोग को पढ़ लेना है कैसा दिखता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बस एक झलक दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज इन क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल में कौन सा टूल यूज नहीं करते हैं, तो 7 टूल्स बताए ना क्वालिटी सर्कल में, 7 टूल्स यूज करते हैं। हिस्टोग्राम तो करते ही हैं, पेरेटो चार्ट करते हैं, चेक शीट भी यूज करते हैं। टॉर्क रेंज, टॉर्क रेंज क्या है, एक रेंज है जिससे किसी भी नट या बोल्ट को खोलते हैं, तो ये हमारा दूसरा चीज़ हो जाता है। ये सब क्वालिटी से रिलेटेड है, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा, जिसका क्वालिटी सर्कल से कोई लेना देना नहीं होता। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का कौन सा गुण नहीं है, तो हमको पता करना है कि कौन सा गुण जो है क्वालिटी का नहीं है। देखो, क्वालिटी कंट्रोल करना यह क्या है, गुण है। क्वालिटी का डिज़ाइन करना यह भी एक गुण है। क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस यह भी क्वालिटी का एक गुण है कि विश्वसनीयता दिखाता है। डिज़ाइन को अच्छा, क्वालिटी क्या करता है, डिज़ाइन को अच्छा बनाता है, अपने क्वालिटी को कंट्रोल रखता है प्रोडक्ट के। उसके बाद एश्योर करता है कस्टमर को कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो लास्ट हमारा आता है क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। ये आपका नहीं होगा, नॉन कन्फर्मेंस नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन दे दिया है, तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ध्यान में रख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टार्टेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर जे.एम. जरन। जे.एम. जरन द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वालिटी के बारे में, वो क्या बोले थे, उसने बोला था कि क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। क्वालिटी का दूसरा मतलब होता है कि कितना उपयोगी है किसी भी चीज़ को करना, जिस तरह से हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो उस तरह से कितना हम उसका यूज कर सकते हैं, उसे हम क्वालिटी का के रूप में परिभाषित किया था। और इसके अलावा कौन कौन परिभाषित किया था, इसको भी देख लो। सिगमंड पीजे ने कहा था कि गुणवत्ता नियंत्रण से आशय यह देखने से होता है कि ग्राहक को वही प्राप्त होता है जो वह समझ रहा है। ये कौन कहा था, सिगमंड पीजे ने कहा था। तो सिगमंड पीजे का भी स्टेटमेंट पूछे तो बता देना क्या कहा था, कि ग्राहक को वही प्राप्त हो रहा है जो वह समझ रहा है। उसके बाद देखो ना, जोने सुबिन क्या बोला था कि विचलनों एवं दोषों के पहचान योग्य कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने से है। कोई भी चीज़ क्वालिटी में जो जो दिक्कत आ रहा है, कोई प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको पहले उसके कारण को जानना है, उसको दूर करने का प्रयास को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। तो यह सब जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो था हम बता दिए, इसका आंसर आपका क्या होगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टू ऑल। और कल से हम जो है क्या करेंगे, फिटर का थ्योरी लाने का प्रयास करेंगे, जो कि सीरीज बाय सीरीज पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलो बाबू, थैंक्स टू ऑल।